नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बात सीटों को लेकर अटक गई है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन को लेकर बात कर रहे प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करके 120 सीटों की मांग रखी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 100 सीटों से ज्यादा देने को राजी नहीं है। सूत्रों की अगर माने तो समाजवादी पार्टी ने यह साफ कहा है कि अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो गठबंधन को टूटा हुआ ही मानिए। इस खबर पर और विस्तार से जानकारी लेते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, महागठबंधन जैसी चीज तो पहले ही चली गई थी, अब जो गठबंधन जैसी चीज रहती थी, क्या लगता है कि वो भी गई? देखिए, महागठबंधन तो कभी था नहीं है। महागठबंधन की एक एक गांठें खुलती जा रही हैं। पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह इस गठबंधन से बाहर गए और अब जो शर्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो रखी है, उन्होंने साफ तौर पर प्रशांत किशोर, जो पूरे इस गठबंधन के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश से बात करके इस गठबंधन को बनाने की कोशिश की थी बिहार के तर्ज पर, उनसे साफ तौर पर कह दिया है कि 100 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं दे सकती है। अगर उन सीटों पर उनको मानना है तो ठीक है, वरना गठबंधन नहीं होगा। बड़े ही साफ और बड़े ही तल्ख लफ्जों में अखिलेश यादव ने कहा है ये बात। और कांग्रेस 2 दिन पहले की जो जानकारी हमारी है, कांग्रेस ने 138 सीट से शुरू की थी बार्गेनिंग, लेकिन 120 से नीचे कांग्रेस आने को तैयार नहीं। कांग्रेस का ये दावा है कि जब चौधरी अजित सिंह इस गठबंधन में नहीं है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको एक सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए। उनको 3 डिजिट में सीट मिलनी चाहिए। उनको 120 सीटें चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 डिजिट 100 सीटें भी होती हैं और 100 सीटों से ज्यादा आपको नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 300 से कम सीटें समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर नहीं लड़ सकती। समाजवादी पार्टी की मानसा खुद के दम पर सरकार बनाने की है और इसलिए वो 100 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। तो ये मान के चलिए कि अगर 100 सीटों पर कांग्रेस राजी नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। तो फिर अमित, ऐसे में ये फिर माने कि फिर समाजवादी पार्टी एकला चलो की राह ही अपना रही है फिर आगे? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, कुछ छोटे दल ऐसे हैं। मैं लौटूंगी अरुण, मैं लौटूंगी। इस वक्त अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित पांडे। जी बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उसने अब जहाँ पर 100 सीटों पर वो एग्री कर रही है, इससे ज़्यादा वो रिलेंट करने को तैयार नहीं है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम 138 से 120 पर आ गए। तो मुद्दा जो फंसा है वो केवल 20 सीटों के बीच फंसा है। और अगर 20 सीटों को लेकर या तो समाजवादी पार्टी या तो कांग्रेस टस से मस नहीं होते तो लगभग टूट के कगार पर है। अब ये देखना होगा कि दोनों पक्ष में से कौन सा पक्ष है जो अपनी बात आगे बढ़ता है। और लेकिन इतना तय जरूर है कि अगर 20 सीट पर बात नहीं बनी तो गठबंधन लगभग टूटना तय है। लेकिन हमें जहां तक आगे बढ़ने की बात है, आगे बढ़कर तो पहले ही लिस्ट जारी कर दी गई, बिना बात किए। तो पहले ही हमने कल देखा तो एक शौक तो ये भी था कि जहां गठबंधन की बात हो रही थी वहां अकेले ही समाजवादी पार्टी ने बिना किसी साथ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पहले से ही लिस्ट जारी कर दी। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और अभी 191 उम्मीदवार पहले और उसके बाद कुछ और उम्मीदवार, 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट सपा जारी कर चुकी है। लेकिन काफी ऐसी सीटें हैं जिन पर वो कांग्रेस को अकोमोडेट कर सकती है और कुछ सीटों जहां पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक है उनमें अपने उम्मीदवारों का नाम वापस ले सकती है। तो अब ये देखना होगा किस तरीके से दोनों पक्ष इस यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। खेल है यहाँ पर 20 सीट का और अगर नहीं बात बनी तो लगभग टूटना तय है, क्योंकि आरएलडी पहले ही अपनी लिस्ट अकेले जारी करना शुरू कर चुका है। बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल अरुण आपका भी, अमित पांडे आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बात एसपी और बीएसपी के दल बदल राजनीति की भी कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी नेता अंबिका चौधरी के बीएसपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है और गाजीपुर से बीएसपी के टिकट पर 2 बार जीत चुके विजय कुमार राम को तोड़ लिया। विजय कुमार के नेतृत्व में बीएसपी के 64 नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया। इससे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। अंबिका चौधरी शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। विजय कुमार राम, पूर्व विधायक पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक जिला गाजीपुर से रहे हैं। गाजीपुर जिले से 2 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी है। और दूसरे हमारे साथी हैं श्री आलोक कुमार, ब्लॉक प्रमुख सदर, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं।
श्री आलोक कुमार गाजीपुर सदर के ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी निर्वाचित हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री आलोक कुमार ब्लॉक प्रमुख गाजीपुर सदर, ब्लॉक गाजीपुर सदर, श्री आलोक कुमार ये भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री महेंद्र राम विधानसभा अध्यक्ष जखनिया गाजीपुर, विधानसभा जखनिया गाजीपुर, अपने साथियों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे अंबिका चौधरी ने बीएसपी का दामन थाम लिया। जिस तरह से हमने आपको यहां दिखाया भी, इससे समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अंबिका चौधरी शिवपाल यादव के और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी के पारिवारिक झगड़े में अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। 2012 में चुनाव हारने के बावजूद शिवपाल यादव ने उन्हें बलिया की फेफना सीट से मौका दिया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने इस सीट से संग्राम सिंह को उतार दिया। अब बीएसपी में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी को फेफना सीट से टिकट भी मिल गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने आरक्षण को लेकर दिए आरएसएस के बयान पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि आरएसएस आरक्षण खत्म करने की घुड़की देना बंद करे। आप इधर हो जाओ ना सामने। ये इनका अपना संवैधानिक अधिकार है और इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते, बशर्ते जब तक इनके इन सब संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनता है। मनमोहन वैद्य के बयान के बाद से आरक्षण पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद उदित राज ने मनमोहन वैद्य के बयान पर जोरदार हमला बोला। उदित राज ने कहा कि जो भी आरक्षण के खिलाफ खड़ा होगा उसका वो विरोध करेंगे। उदित राज ने अंबेडकर के नाम पर इस तरह के बयान दिए जाने को भी गलत बताया और साथ ही मायावती पर हमला बोलते हुए उदित राज ने कहा कि मायावती दलितों की ठेकेदार नहीं है और मायावती बस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। बिहार चुनाव था, उससे पहले इसी तरह का बयान आया। उत्तर प्रदेश समेत बड़े चुनाव में उसके ठीक पहले ऐसा बयान आया और कुछ लोगों का ये कहना है, जो राजनीतिक विरोधी है उनका ये कहना है बीजेपी और आरएसएस की असली सोच यही है जो बार बार सामने आ जाती है। देखिए, ऐसा विरोधियों का काम तो विरोध करना है, आरोप लगाना है, उनको आरोप लगाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी नहीं है, आरएसएस भी आरक्षण विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ, आरक्षण की बात जो भी खत्म कर आरक्षण के विरोध में जो भी बोलेगा, चाहे जो हो, चाहे मेरा बाप भी क्यों न बोले आरक्षण के विरोध, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आपको लगता है कि इस समय ये बोलना, क्योंकि आप चुनाव को भी करीब से देखते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ी जातियों दलितों का एक बड़ी भूमिका है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्योंकि बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हुई है? चाहे इस समय बयान आए, चाहे चुनाव के बाद आए, मध्य में आए, 1 साल पहले आए, ये हमारे लिए मैटर नहीं रखता, महत्व नहीं रखता। क्या महत्व रखता है कि जो भी आरक्षण के विरोध में बयान है वो गलत है। लेकिन चुनाव में इसका असर पड़ेगा, आपको ये लगता है? चुनाव में असर क्यों पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का बयान थोड़ी है। इस बयान से बचा जा भी सकता था, नहीं देना चाहिए था इस तरह का बयान। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना है कि आरक्षण खत्म करने के बाद जो भी करेगा, दलित समाज का ही नेता क्यों नहीं होगा, बख्शा नहीं जाएगा। आप अपनी पार्टी के भीतर ये आवाज उठाएंगे कि ये बात पहुंचे कि आरएसएस के लोग इस तरह की बात ना करें, क्योंकि आखिरकार आप इस पार्टी का हिस्सा है और नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है। तो पार्टी बहुत बड़ी बहुत है, अपनी चिंता खुद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बात चुनावी दंगल की हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है। वहीं आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देगी। दरअसल गोवा में केजरीवाल ने चुनावी रैली के दौरान बयान दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता पैसा बांटने आएंगे, ऐसे में उनसे 5,000 की बजाय 10,000 रुपए ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। इस बयान को चुनाव ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है चुनाव आयोग ने और आगे ऐसे बयान न देने की हिदायत दी है।
और बात भारतीय जवान के वतन वापसी की। गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान गए भारतीय जवान चंदू चौहान को पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। चंदू चौहान के घर लौटने पर जवान के घर और गांव में जश्न का माहौल है। चंदू चौहान 29 सितंबर 2016 को गलती से सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था। भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अब पाकिस्तान ने उन्हें लौटा दिया। चंदू चौहान को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत को सौंप दिया। जवान की वतन वापसी के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। 115 दिन बाद लौटे जवान चंदू चौहान के आने से घर ही नहीं बल्कि उनके गांव में भी खुशी की लहर है। और जवान के लौटाए जाने की खबर आने के बाद चंदू चौहान के भाई भूषण चौहान ने कहा कि अब उनका परिवार जिंदगी भर सेना के इस एहसान को नहीं भूलेगा। पहला तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ और जो प्रयास किए गए हैं हमारे जो एमओएस साहब है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं तो उनके ज़िंदगी भर मैं ऐसा नहीं भूलूंगा। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं उनके साथ ही रहूँगा और उनको मैं थैंक यू बोल के समाप्त नहीं करूँगा। और जो डीजीएमओ लेवल पर जो बात हुई है उसका भी मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और इंडियन आर्मी के मैं भी एक सोल्जर हूँ, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसका भी लास्ट तक मैं भूलूंगा नहीं है। आज पाकिस्तान ने उसको लौटा दिया है। इसको लौटाने के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था और इसलिए हो सकता है कि ये प्रेशर पड़ने के बाद और दूसरा ये भी हो सकता है कि सैनिक के पास कोई खास कार ना होने की वजह से और इतना सारा प्रेशर पड़ने से पाकिस्तान को काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ रही थी, तो इसी कारण से शायद हो सकता है उसको लौटा दिया है। तो तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं। जवान के वतन वापसी पर गांव में तो जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया चंदू चौहान को। दूसरी तस्वीरें आप उनके घर के, उनके गांव की देख पा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल था। गलती से सीमा पार कर गए थे चंदू चौहान। एलओसी पर ही तैनात थे चंदू चौहान और 115 दिन करीब, लेकिन इस बीच कई डीजीएमओ लेवल की जो मीटिंग्स है वो हुई और उसके बाद निश्चित रूप से ये भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत भी है। तो जवान की वतन वापसी की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कुछ देर पहले चंदू चौहान को वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया और वहीं दूसरी तरफ उनके घर में जश्न के माहौल की तस्वीर।